जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एक नदियों का देश है और नदियों का जाल पूरे देश में फैला हुआ है। लेकिन इन नदियों का जो उद्गम स्थान है उसके आधार पर हमने दो कैटेगरी डिवाइड की हैं। पहली कैटेगरी थी हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ और दूसरी कैटेगरी है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। हमने हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों को पढ़ लिया। कौन कौन सी नदियाँ पढ़ी हैं? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और तीसरी थी हमारी गंगा नदी। तो ये तीन नदियों के बारे में हमने पढ़ा। गंगा नदी फरक्का से दो शाखाओं में विभाजित होती है। भागीरथी हुगली आती है इस तरफ और एक जो मेन ब्रांच है, मेन स्ट्रीम है गंगा की, वो चली जाती है बांग्लादेश। उसका नाम हो जाता है पद्मा। फिर वो पद्मा ब्रह्मपुत्र से मिलती है। ब्रह्मपुत्र और पद्मा जो गंगा ही है भारत की, मिलकर मेघना बनाती हैं, नए नाम के साथ बहती हैं और वो सुंदरवन डेल्टा के बाद वहाँ बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती हैं। ये हमने देखा था। इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को हमने पढ़ा। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को पढ़ते वक्त हमने देखा था कि जैसा गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने के बाद नई नदी बन जाती है मेघना, उसी तरह से हमने देखा कि गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं दो, एक वर्धा और एक वेनगंगा, ये दोनों जब मिलती हैं तो ये कहलाने लगती हैं प्राणहिता। और इसके बाद प्राणहिता जो है वो गोदावरी में मिल जाती है। तो इस तरह से प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में हमने दो दिशाओं की ओर बहने वाली नदियां देखी, एक पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां और एक पूरब की तरफ बहने वाली नदियां। पश्चिम की तरफ जो नदियां बहती हैं उनमें सबसे प्रमुख थी नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकलती है, और इसके बाद दूसरी उसके नीचे तापी नदी जो बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। छोटी छोटी धाराएं भी हैं, साबरमती, भारत पूजा, पेरियार, माही, ये नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं, अरब सागर में जाकर विलीन होती हैं। पूरब की तरफ बहने वाली नदियों में गोदावरी की चर्चा मैंने आपसे की। गोदावरी के अलावा महानदी भी है, महानदी के साथ साथ कृष्णा और कावेरी हैं। तो इस तरह से हमने प्रायद्वीपीय पठार की नदियां देखी। अरब सागर में गिरने वाली नदियां ज्वार नदमुख बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये भी हमने देखा था। डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होती है, इसको भी हमने समझ चुके हैं। तो लगभग अपवाह तंत्र की सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज का विषय है झीलें। अब हम अपवाह के अंतर्गत पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, और झीलों का पर्यटन की दृष्टि से तो महत्व है ही, अन्य आर्थिक रूप से या अन्य दृष्टि से क्या महत्व है ये देखेंगे, और हम जानेंगे नदी प्रदूषण के बारे में। और भी आने वाले टाइम में एक बात बता दूं, इसके बाद हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर हल करेंगे, और प्रश्नोत्तरों को हल करने के बाद हम वापस भूगोल पे आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो अध्याय है जलवायु, जो बहुत ही समझने लायक है, उसको हम जरूर हल करेंगे। इसके बाद हम अन्य अध्यायों की तरफ बढ़ेंगे। इस बीच आप लोगों को फिर से याद दिला दूं, पहले जो हमारे कंटेंट आते थे उसमें आप लोगों को नहीं बोलता था, लेकिन याद दिलाना कहते हैं ना, ज़रूरी है। क्या? हाँ, सब्सक्राइब। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस सब्सक्राइब बटन जो लाल रंग की दिख रही है इसको क्लिक कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आपको पता चल जाए कि ई क्लासेस बाय मनीष सर का नया वीडियो कौन सा आया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अध्याय 4 के कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत अपवाह का अंतिम अध्याय झील है। चलिए, अपवाह हमारे अध्याय का नाम है और कक्षा 9 का ये अध्याय है जिसमें आज हम पढ़ेंगे झीलें। इसके बाद अर्थव्यवस्था में नदियों का क्या महत्व है और नदी प्रदूषण को भी जानेंगे। चलिए हम आरंभ करते हैं। झीलें, आप लोग कश्मीर घाटी काफ़ी लोग गए होंगे और काफ़ी लोग नहीं भी गए होंगे। जो लोग गए होंगे उन्होंने वहाँ जाकर लाइव देखा होगा, और जो नहीं गए होंगे उन्होंने नेशनल ज्योग्राफी चैनल या टेलीविज़न या फिर आपके यूट्यूब्स के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से कश्मीर घाटी कितनी शानदार वादियाँ और कितने शानदार नज़ारे होते हैं। और वहाँ पर अगर कश्मीर घाटी की हम बात करें तो हम वहाँ पर डल झील को भी देखते हैं, और डल झील में नाव वाले घर सबसे बड़ी विशेषता है। कश्मीर की जितनी भी झीलें हैं वहाँ पे नाव वाले घर वहाँ के अपने आप में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, बहुत शानदार चीज़ होती है वो। कभी अवसर मिले तो इन नाव वाले घरों में ज़रूर जाकर रहिए। और शिकारा से भी आप भली भांति परिचित होंगे कि शिकारों में बैठकर हम झील में सैर कर रहे हैं,
कश्मीर की वादियों के बीच में। ये सारी चीज़ें जब हमको इस चित्र में इतनी सुंदर, इतनी मनोरम लग रही हैं, तो जो पर्यटक प्रतिवर्ष वहाँ पर जाते हैं तो उनको तो ये आकर्षित करती ही होंगी। और इन्हीं आकर्षण में बंधे हुए हजारों पर्यटक कश्मीर की घाटियों में, झील वाले शहरों पर जाते रहते हैं। अब यदि हम कश्मीर घाटी की बात छोड़ दें तो अन्य झील वाले स्थानों पर भी हम गए होंगे। वहाँ हमने वोट चलाई होंगी, वोट चलाने के साथ साथ हमने वहाँ तैराकी भी की होगी और अन्य जलीय खेलों का भी हमने आनंद वहाँ पर लिया होगा। अब आप कल्पना कर लीजिए क्या कि अगर हम कश्मीर, नैनीताल, देहरादून या कोई दूसरे पर्यटन स्थल पर जाते हैं जहाँ पर आज झीलें हैं, और यदि इन पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, वहाँ की स्थिति कुछ ऐसी हो जाए, तो तब भी वे हमको उतना ही आकर्षित करेंगी क्या? या वे पर्यटन स्थल तब भी हमको उतना ही आकर्षित करेंगे क्या जितना कि वे आज करते हैं? शायद नहीं। हालांकि केवल झीलें नहीं हटेंगी, वहाँ का पूरा क्लाइमेट, पूरी जलवायु बदल जाएगी, तब जाके ये स्थिति बनेगी। और ये जलवायु क्या होता है, ये हम ज्योग्राफी के अगले कंटेंट में पढ़ेंगे। ई क्लासेस बाय मनीष सर में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको जलवायु के बारे में भी जानकारी मिल जाए। चलिए अब झीलों की तरफ हम बढ़ते हैं कि आखिर झीलें होती क्या हैं। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? हमने अभी आपको बताया कि झीलें अपने आप में नयनाभिराम होती हैं, हमको उनको देखने में अच्छा लगता है, प्राकृतिक सौंदर्य होता है, इसलिए हमको आकर्षित करती हैं। ये तो हो गया पर्यटन की दृष्टि से महत्व। लेकिन मानव के लिए झीलों का महत्व अन्य कारणों से भी है। वे कौन से कारण हैं, इनको हम इस अध्याय में आगे देखेंगे। ये देखिए झील। झील कहते किसे हैं, हम इसको समझ लें। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। अब पृथ्वी की सतह मतलब जो ज़मीन है, हमारी धरती माता है, धरती के ऊपर यदि कोई बड़ा गड्ढा हो जाए और उस गड्ढे में पानी भरा जाए, जब पानी भर जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे? झील कहेंगे। बहुत साधारण सिंपल परिभाषा है कि ज़मीन के ऊपर, धरती के ऊपर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाए, लगभग इस तरह का गड्ढा बहुत बड़ा हो जाए और इसमें फिर अपन पानी भर दो, या अपन ना भरो या प्राकृतिक तरीके से भरा जाए। मानव भी भर सकता है तो मानवीकृत झील हो जाती हैं, और प्राकृतिक रूप से अगर पानी जमा हो जाए उसमें तो उसको हम प्राकृतिक झील कहते हैं। समझ में आ गया झील की परिभाषा? अब चलिए हम देखते हैं नई चीज़ के बारे में। क्या आप जानते हैं कि बड़े आकारों वाली झीलों को भी समुद्र कहा जाता है? जो झील बड़े आकार की होती हैं उनको समुद्र का नाम दिया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है समुद्र नाम देकर। इनमें प्रमुख झील है कैस्पियन सागर, मृत सागर और अरल सागर। अब यहाँ पर देखिए बीच में जो आपको मृत सागर दिखाई दे रहा है, पानी में लेटे हुए ये बंदा अखबार पढ़ रहा है। ये देखिए आप, मतलब इस पानी में नमक इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि कोई भी वस्तु उसमें डूब ही नहीं सकती, कोई भी व्यक्ति उसमें डूब ही नहीं सकता, तैरता ही रहता है। और इसका फ़ायदा ये पर्यटक उठा रहा है, बढ़िया लेटा हुआ है और अखबार पढ़ रहा है बिना डूबे। तो ऐसी झीलें हैं जिनको हम समुद्र भी कहते हैं, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर और अरल सागर। अरब सागर नहीं, अरल सागर, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे जानते हैं कि भारत में झीलें कितनी हैं। तो भारत में तो भैया बहुत सारी झीलें हैं, और ये सारी झीलें एक दूसरे से आकार में और अन्य लक्षणों में भी भिन्न हैं। ये देखिए नक्शे में लगभग इतनी झीलें तो हम आपको बता ही रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी झीलें हैं। ये सारी झीलें आकार में भी छोटी बड़ी हैं, इनके लक्षण भी अलग अलग हैं। कोई मीठे पानी की झील है, कोई खारे पानी की झील है, कोई टेक्टोनिक तरीके से बनी हुई है, तो कोई इंसानों द्वारा बनाई गई है। ऐसी अधिकतर झीलें, इन झीलों में से बहुत सारी झीलें ऐसी हैं जो झीलें स्थायी होती हैं। अब स्थायी झीलें मतलब जिनका पानी कभी समाप्त नहीं होता, वे झीलें कहलाएंगी स्थायी झील। और कुछ में केवल वर्षा ऋतु का ही पानी होता है, मतलब वर्षा ऋतु का पानी आएगा तब तो पानी पर्याप्त होगा, लेकिन यदि बारिश नहीं होगी तो पानी जो है वह कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। अंतर्देशीय यानी दो अलग अलग देशों के बीच में अपवाह तंत्र है, जैसे नदी ब्रह्मपुत्र नदी जैसे अंतर्देशीय प्रवाह है, सिंधु नदी जैसे अंतर्देशीय प्रवाह है। इस अंतर्देशीय लद्दाख या तिब्बत से निकलने वाली जो नदियां होती हैं, अपवाह द्रोणियां होती हैं, उन अर्धशुष्क क्षेत्रों वाली जो द्रोणियां होती हैं वहाँ की झीलों की बात कर रहे हैं।
ऐसी यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ की चादर की क्रिया के स्वरूप हुआ है। मतलब अंतर्देशीय अपवाह वाली अर्धशुष्क क्षेत्र की द्रोणियाँ, जैसे तिब्बत के पठार में जैसे मानसरोवर झील हो जाती है, यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर की झीलें, हिमाचल प्रदेश की झीलें, यहाँ लोकताक झीलें। तो ये जो इस एरिया की झीलें हैं, उत्तर भारत के हिमालयीन क्षेत्र को विशेषकर लद्दाख और तिब्बत वाले क्षेत्र में जो अर्धशुष्क क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो झीलों का निर्माण हुआ है, वहाँ पर जो पानी भराता है उन झीलों में, वो हिमानियों और बर्फ़ की चादरों के पिघलने के कारण होता है। इस तरह से हिमानी एवं बर्फ़ की चादर से निर्मित झीलें कौन कौन सी हैं? ये हैं कुमाऊं हिमालय की। अब कुमाऊं हिमालय क्या है, ये आपको बताने की मैं ज़रूरत नहीं समझता, फिर भी यदि आप जानना चाहते हैं कि कुमाऊं हिमालय क्या है, तो आपको ई क्लासेस बाय मनीष सर का हिमालय पर्वत वाला वीडियो देखना चाहिए, जिसमें हमने कुमाऊं हिमालय को बहुत विस्तार से समझाया है। तो इस कुमाऊं हिमालय की प्रमुख झीलें राकसताल, नैनीताल और भीमताल, ये हिमानी और बर्फ़ की चादर से निर्मित झीलें हैं। जबकि वायु द्वारा जो निर्मित झीलें हैं, उनमें प्रमुख झीलें हैं राजस्थान की, जैसे सांभर झील, लूनकरन झील, डीडवाना झील। ये क्या होता है, जब मरुस्थली क्षेत्रों में हवा के द्वारा मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ाकर ले जाया जाता है ना, तो जहाँ से मिट्टी हट जाती है वहाँ एक बांधनुमा संरचना बन जाती है और बारिश का पानी वहाँ आकर रुक जाता है, जिससे वायु द्वारा झील का निर्माण हो जाता है। और कुछ झीलें होती हैं नदियों द्वारा निर्मित, जैसे नदियों द्वारा अपर्दन या निक्षेप दोनों तरह की झीलें बनाई जाती हैं, जिसमें हमने आपको बताया था गोखुर झील के बारे में। एक प्रमुख नदी द्वारा निर्मित झील होती है, ऐसी बहुत सारी होती हैं। आपके अध्याय में यही, जब कभी हम झीलों के संबंध में और विस्तार से बात करेंगे, तब आपको बताएंगे कि नदियों द्वारा निर्मित झीलें कितने प्रकार की होती हैं। इसके अलावा मानवीय क्रियाकलापों के कारण, जैसे नर्मदा नदी में बांध बना करके हमने बहुत बड़ी झील या सागर का निर्माण कर दिया, रानी अवंतीबाई सागर बरगी बांध का, सरदार सरोवर, गांधी सागर बांध, भाकरा नंगल डैम पे बना दिया हमने, गोविंद सागर। तो इस तरह से बड़े बड़े तालाब जो बनाए गए हैं, वो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा निर्मित झील कहलाती हैं। तो अब आपसे यदि प्रश्न पूछा जाता है कि झीलें कितने प्रकार की होती हैं, तो हिमानी और बर्फ की चादर से निर्मित झील, वायु द्वारा निर्मित झील, नदियों द्वारा निर्मित झील और मानवीय क्रियाकलापों या इंसानों द्वारा बनाई गई झीलें, ये 4 प्रकार की झीलें हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। अब जो नदियों द्वारा बनाई गई झील होती हैं, उनमें हम देखते हैं, जैसे एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। मैंने आपको बताया था ना कि ये विसर्प आकार वाली लहरदार आकृति वाली ये नदी आपको दिख रही है। ब्रह्मपुत्र नदी विसर्प बनाती है, गंगा नदी विसर्प बनाती है, इस तरह की नदी बहती है। ये देखिए आप, इस तरह से एक नदी बहते हुए आती है, लंबी नदी, और ये यहाँ पर विसर्प के बीच में गोखुर झील का निर्माण करती है। इस तरह से इसको हम ऑक्सबाउ लेक कहते हैं। ऑक्सबो लेक, गोखुर झील इस तरह से बनती है, ये गाय के खुर के समान दिखाई देती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला दिया है स्पिट तथा बार। बार मतलब रोधिका, यानी ऑब्स्टेकल्स, प्रतिरोध। तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं। जैसे इसको देखिए आप, लैगून क्या होता है, ये होता है लैगून, कि यहाँ पर ये जो झील दिखाई दे रही है आपको, ये कहलाती लैगून। ये समुद्र से एक पतली पट्टिका या अवरोध के द्वारा समुद्र से अलग होती है, जहाँ पर समुद्र का पानी झील के अंदर आ भी सकता है और झील से बाहर जा भी सकता है। इस स्थिति को बोलते हैं लैगून। जो भारत में हैं, उन प्रमुख लैगून्स में हम देखते हैं कौन कौन सी हैं, चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील। ये प्रमुख लैगून कहलाते हैं। यहाँ पर समुद्र का पानी एक रोधिका के अंदर आ भी जाता है और वापस चला जाता है। ये खारे पानी की झीलें होती हैं। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं, जैसे राजस्थान की सांभर झील। पानी गिरा तो झील आ गई, नहीं गिरा तो झील नहीं आई। इस जल का सबसे प्रमुख उपयोग है नमक के निर्माण में। यदि आपसे आता है, विज्ञापन भी आता है टीवी में, सांभर झील के पानी से निर्मित नमक, तो ये सांभर नमक जो बनाया जाता है, ये सांभर झील के पानी का इस्तेमाल करके ही बनाया जाता है। ठीक है ना। ये लवण जल वाली झील है, जबकि राजस्थान में समुद्र नहीं है, इसके बावजूद भी यह झील खारे पानी की झील है। मीठे पानी की जो अधिकांश झीलें हैं वो हमको मिलती हैं हिमालय क्षेत्र में। और हिमालय क्षेत्र में यदि झीलें हैं तो उसमें पानी कहाँ से आएगा,
हिमानियों द्वारा, हिमानी मतलब ग्लेशियर के द्वारा, ग्लेशियर पिघलता है और उन्हीं से ये पानी झीलों में आता है। अब दूसरे शब्दों में ये झीलें कब बनी? तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी ने इनको गहरा किया और बाद में हिम पिघलने से ये पानी से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं या मिट्टी के हिमानी मार्ग बन गए। मतलब ग्लेशियर के दबाव में या तो गड्ढा बन गया या किसी मिट्टी के बहने से, नदी के द्वारा किसी मिट्टी के या पत्थरों के बहने से, जम जाने से बांध नुमा आकृति बन गई और उसमें फिर ये बर्फ का पानी भरा गया। ये तरीका हो गया हिमालय क्षेत्र में बनने वाली। लेकिन एक झील ऐसी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जम्मू और कश्मीर की वुलर झील। ये झील हिमानियों द्वारा या अपवाह द्रोणियों के द्वारा नहीं बनाई गई। ये झील बनी है भूगर्भीय प्रक्रियाओं के द्वारा, टेक्टोनिक प्लेट्स के विवर्तन से। इसको विवर्तनिका झील भी कहते हैं। मतलब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हुई तो उस जगह पर गड्ढा हो गया और उस गड्ढे में आकर ग्लेशियर का पानी भरा गया, बर्फ पिघली हुई भरा गई। यह है भारत की सबसे बड़ी और मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। कौन सी झील? वुलर झील। वुलर झील के अलावा डल झील भी है वहाँ पर, जिसकी बात हमने अध्याय के शुरू में कर चुके हैं। फिर हम देखते हैं भीमताल और नैनीताल। इसके बाद लोकताक झील है और एक है बड़ा पानी झील जो कि मेघालय में स्थित है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है। तो अब आपको इस नक्शे में दिख रही हैं मीठे पानी की भी झील है और खारे पानी की भी झील है। तो मीठे पानी की झील आपको इस रेंज में ऊपर दिख रही हैं और इसके नीचे जो दिख रही हैं सांबर झील, चिल्का झील, कोलेरू, पुलिकट, ये खारे पानी की झीलें हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई प्राकृतिक रूप से बनाई गई झीलें। अब कुछ झीलें ऐसी होती हैं जो विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाया जाता है और उनसे इन झीलों का निर्माण हो जाता है। जैसे गुरु गोविंद सागर झील, जिसको हम गोविंद सागर झील के नाम से भी जानते हैं। इसको हम भाखड़ा नंगल परियोजना भी कहते हैं, जो सतलज नदी पर बनाया गया है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया है कि भारत में केवल नदियां ही बहुत सारी नहीं हैं, झीलें भी बहुत ज़्यादा हैं। और इन झीलों में कुछ खारे पानी की भी झीलें हैं और कुछ मीठे पानी की भी झीलें हैं। झीलों के निर्माण की प्रक्रिया भी अलग अलग है। कुछ झीलें हिमानियों द्वारा बनाई गई हैं, कुछ भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण हुई हैं, कुछ समुद्र के किनारे अवरोध बन गया है और ज़मीन नीचे हो गई तो समुद्र का पानी वहाँ आ गया और वे झीलें बन गई, जैसे चिल्का झील, जिनको लैगून भी बोलते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है लैगून किसे कहते हैं, तो लैगून समुद्र के किनारे की वह भूमि जहाँ पर पानी का जमाव होता है और उस पानी से मिलने के लिए कभी कभी समुद्र भी आना जाना कर लेता है, वो कहलाती है लैगून। पुलिकाट, कोलेरू, चिल्का, ये लैगून के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब कुछ झीलें इंसानों ने भी बना ली हैं, जैसे गुरु गोविंद सागर झील। झील बोल रहे हैं हम, लेकिन वो एक्चुअल में होता है बड़ा बांध। जैसे अवंती सागर, सरदार सरोवर, ये सारी जो है मानवीकृत झीलें कहलाती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि झीलों का महत्व क्या है। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। बिल्कुल, पर्यटन की दृष्टि से भी होती हैं, जल भी उनसे मिलता है पीने के लिए। एक झील जो है नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। जब कोई नदी बह के आ रही हो तो उस झील, यदि बीच में कहीं उसमें ऑब्स्टेकल्स आता है तो पानी रुकता है और फिर उस बहाव को आगे और गति देने का काम झील करती है। खासकर गोखुर झील अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है और सूखे मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करती है। अगर किसी नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई तो वो पानी झील के द्वारा एडजस्ट कर लिया जाता है और सूखे के मौसम में वही पानी पीने के काम में आता है, अन्य गतिविधियों में काम में आता है। तो झील इस तरह से मनुष्य की सहायता करती है। कई झीलों का प्रयोग तो बिजली बनाने के लिए, जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। इन झीलों से आसपास के क्षेत्र की जलवायु सामान्य होती है, जलीय पारितंत्र संतुलित रहता है और साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन की दृष्टि से भी हमको यह लाभ प्रदान करती हैं। यहाँ पर झीलों से हमको मनोरंजन भी मिलता है। अब मनोरंजन कैसे? भाई वहाँ स्नान करो, तैराकी करो, बोटिंग करो, जलीय खेलों का आनंद लो, वाटर गेम्स, वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, ये सब झीलों के आसपास किए जा सकते हैं। तो ये हो गया झीलों का मानव के लिए महत्व। अब हम देखते हैं नदियों का हमारी अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है।
तो संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व है। यदि हम नदियों को हटा दें तो मानव सभ्यता की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यताएं पनपी, पल्लवित हुई, बड़ी हुई, वे कहाँ हुई? नदियों के किनारे। सिंधु घाटी की सभ्यता, दजला और फरात की सभ्यता, ये सारी कहाँ हुई? नदियों के किनारे हुई। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है। इसे हमने नहीं बनाया लेबोरेटरी में, ये प्रकृति द्वारा हमको प्रदान किया गया है और अनेक क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य भी है। यही कारण तो है कि प्राचीन काल में नदियों के तट पर ही लोग जाकर रहा करते थे। अब जो प्राचीन काल में छोटे छोटे गांव नदियों के किनारे बसे हुए थे, अब क्या हो गया है? वे सारे गांव अब बड़े बड़े शहरों में बदल गए हैं। चलिए, अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है। आप ऐसे शहरों की सूची बनाइए जो नदी के किनारे स्थित हैं। जैसे मैं बता देता हूं कुछ शहरों के नाम: जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे, दिल्ली या आगरा यमुना नदी के किनारे, बैतूल ताप्ती नदी के किनारे। अब बाकी शहरों के नाम भाई आप लोग बना लीजिएगा कि किन किन नदियों के किनारे हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर है अपने जीवन जीने के लिए, तो वहाँ पर नदियों का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है सिंचाई के लिए। इसके अलावा नौ संचालन और विद्युत निर्माण में भी नदियों का बहुत अधिक महत्व है। तो आपके एग्जाम में कक्षा 9 के स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना ही पूछा जाएगा। नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? तो नदियां मानव को शुरू से ही अपने लिए आकर्षित करती रही हैं। नदियों के किनारे ही छोटे छोटे गांव बसे थे जो आज बड़े बड़े शहरों के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। नदियों से खेतों को पानी मिलता है, नाव संचालन होता है, व्यापार होता है उनसे, जल विद्युत का निर्माण होता है उनसे। ये तमाम चीज़ें आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। और फिर भी यदि आपको दिक्कत हो तो अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए, जिसमें मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगा। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं नदी प्रदूषण की, जो सबसे खराब चीज़ है। नदी जल जो है वह घरेलू, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में इसकी बहुत ज़्यादा मांग होती है। और जब मांग बढ़ेगी तो इसका बेतहाशा उपयोग होगा, और उपयोग होगा तो इसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसी के परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है और इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण, अपरिष्कृत कचरा नदी में मिलता है। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो गंगा मैया भी हाथ खड़े कर देगी कि हे मानव, अब मैं तेरी गंदगी सहन नहीं कर पा रही हूँ। तो जैसा कि हमने बताया अभी कि नदियों के पानी में वो क्षमता होती है कि वो सामान्य गंदगी को तो वह यूं ही साफ कर दे। जैसे गंगा नदी अपने आसपास के 20 किलोमीटर क्षेत्र के एरिया में वो सामान्य गंदगी को तो साफ कर सकती है, लेकिन औद्योगिक प्रदूषणों का जाल इस तरीके से फैल गया है नदियों के अंदर कि नदियों की क्षमता नहीं रही कि वे इतनी सफाई अब कर सकें। और इसीलिए आवश्यकता होती है नदियों को स्वच्छ करने के लिए परियोजनाओं के निर्माण की। ये दायित्व केवल सरकारों का नहीं है, ये दायित्व आपका और हमारा भी है कि नदियों में प्रदूषित जल न जाए और औद्योगिक इकाइयों से जाने वाले प्रदूषण पर रोक लगे। क्या आपने कभी ऐसी किसी परियोजना के बारे में सुना है जिसने नदियों की गंदगी को दूर करने के लिए या उसे स्वच्छ रखने के लिए बनाई गई हो? इसी अध्याय में हमने नमामि देवी नर्मदे योजना और नमामि गंगे योजना की चर्चा की थी। इसके अलावा और भी परियोजनाएं हैं जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि यदि नदियों का जल प्रदूषित होता है तो उससे हमारे स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? विपरीत पड़ेगा या हमको फायदा होगा? यदि विपरीत प्रभाव पड़ता है तो कौन कौन से प्रभाव पड़ेंगे? इस पर आप लोग अपने माता पिता से, अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपनी क्लासरूम में, जब भी आप क्लासरूम में जाएं, चर्चा कीजिए, वाद विवाद कीजिए ऐसे मुद्दों पर जो हमारे जीवन से जुड़े हों, जो हमारे पूर्वजों से जुड़े थे और आने वाले हमारे पीढ़ियों से जुड़े रहेंगे। इन मुद्दों को इग्नोर नहीं करना है। नदियाँ सुरक्षित रहेंगी तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, अन्यथा महामारियों के बारे में आप लोग अब जान ही चुके हैं क्या हालात हो रहे हैं।
ठीक है ना। तो नदी जल के स्वच्छ होने पर, नदी जल की परियोजनाओं पर वाद विवाद कीजिए, विमर्श कीजिए, परिचर्चाएं कीजिए और जल को स्वच्छ होने के लिए सारे प्रयास कर लीजिए। जल की गंदगी को रोक लीजिए, नदियों को प्रदूषित होने से रोक लीजिए। इस तरह से हमने इस संदेश के माध्यम से अफवाह नाम का ये अध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब बारी है आपकी। क्या बारी है? फिर से यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप इस वीडियो में या आने वाले वीडियो में और क्या अच्छा देखना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क प्लेटफॉर्म पर बेहतर से बेहतर कंटेंट लाकर आपके सामने रखा जाए। तो ठीक है, आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर, साथ में अपने मित्रों को शेयर भी करते रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। मैं मनीष शंकर तिवारी आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद।